नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डीपीएसपी की बात की थी। डीपीएसपी के सारे पर्सपेक्टिव को हमने डिटेल में देखा। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड कंसिस्टेंटली न्यूज में रहा है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का डिक्शनरी मीनिंग होता है रिमेनिंग सेम इन ऑल केसेस एंड ऑल टाइम, सबके लिए समान होना, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ केसेस एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। दूसरा, सिविल का मतलब है जो मैटर्स रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी सिटीजन एंड देयर कंसर्न, जो एक इंडिविजुअल सिटीजन के जो कंसर्न है, जो राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल से रिलेटेड मैटर है। इंडिविजुअल का क्या, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे शादी, तलाक, जो समाज में रहने के लिए समाज के नियमों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, उनसे रिलेटेड जो नॉर्म्स होते हैं उनको हम कहते हैं सिविल नॉर्म्स। और कोड इज ए कलेक्शन ऑफ रिटन लॉ, ठीक है। एक जगह जब किसी चीज का कंपाइलेशन किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, ग्रंथ का रूप ले लेता है, जिसको कहते हैं हम कोड। तो दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आते हैं आर्टिकल 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 कहता है द स्टेट शैल एंडेवर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब राज्य मार्ग प्रशस्त करेगा किस चीज के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्ग के लोग, उनके रिलीजियस जो अफिलिएशन है उसके बिना, उसके बगैर, ठीक है, इरेस्पेक्टिव, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, शैल बी ट्रीटेड इक्वली, उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। कैसे, एक नेशनल सिविल कोड के थ्रू, जिसमें क्या होगा कि ये सब पे एप्लीकेबल होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस रिलीजन का है, वो कहां रहता है, इसकी जरूरत क्यों है। तो अब जैसे देखिए हिंदू धर्म की ही बात करें तो हिंदू में दो तरह से जो है तो प्रॉपर्टी डिवीजन का काम होता है। एक क्या होता है, एक है दया भाग और दूसरी जगह है मिताक्षरा। दया भाग जो स्कूल है वो मेनली कलकत्ता, जो बंगाल है वहां प्रैक्टिस किया जाता है, और बाकी इंडिया में लगभग मिताक्षरा स्कूल के थ्रू जो है, जो नॉर्म्स हैं उससे हम प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस डिसाइड करते हैं। तो क्या था कि इसको अब देखिए, एक हिंदू में ही ये, इस्लाम में अलग हो सकते हैं, क्रिश्चियनिज्म के अलग हो सकते हैं। तो इतने ज्यादा जो वेगनेस है, इतने ज्यादा जो डिफरेंट लॉज हैं, उन सब को एक्यूमुलेट करके जो सिटीजन राइट्स हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल के सिविल राइट्स हैं, उन सबको एक तरह से मोल्ड करने की तरफ कोशिश की जानी थी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसलिए जोड़ा गया ताकि स्टेट जैसे जो सिचुएशन बनता जाएगा, चीजें आसान होती जाएंगी, स्टेट इसके लिए काम करेगा। क्योंकि आजादी के समय देखते हैं कि एक तो रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन का होना सबसे बड़ा रीजन था इसको थोड़ी देर के लिए टालने का। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कवर क्या करता है, तो सिविल कोड कवर करेगा जो सिविल राइट्स हैं। ये होगा पहला मैरिज, विवाह, दूसरा तलाक, तीसरा मेंटेनेंस, कि जब तलाक हो गया तो उनका गुजारा कैसे हो, चौथा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब कि हम क्या इनहेरिट कर रहे हैं अपने एंसेस्टर्स से। सक्सेशन है किस चीज का, प्रॉपर्टी का, कि किस तरह से संपत्ति का विभाजन होगा। और एडॉप्शन, एडॉप्शन का मतलब है एडॉप्ट करना। जैसे देखिए कि हिंदू धर्म में क्या होता था कि जिनके बच्चे नहीं होते थे, जिन राजाओं के, तो वो क्या करते थे, दत्तक पुत्र को गोद लेते थे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है जो बाजीराव पेशवा द्वितीय थे, उन्होंने नाना ढोड़ोपंत को गोद लिया था, तो वो उनके दत्तक पुत्र थे। तो इन सब को लेकर के एक कोड होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए जो यूनिफॉर्म हो सबके लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है। चलिए अब इसके लिए कैसे डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो हम देखते हैं। इसको हम डिवाइड करें अगर, तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला देखेंगे कि अगर पीरियड के हिसाब से हम इसके डेवलपमेंट को देखें तो पहला होगा बिफोर इंडिपेंडेंस और दूसरा होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। कि ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा और इंडियन जो रूलर्स थे, इंडियन जो डेवलपमेंट हुए,
आजादी के बाद तो इंडियन लीडर्स ने क्या सोचा। तो बिफोर इंडिपेंडेंस, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था 1833 का, तो उस चार्टर एक्ट में एक प्रोविजन था कि एक लॉ कमीशन भी सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो ये लॉ कमीशन जब काम करने लगा तो लॉ कमीशन का पहला रिपोर्ट जो दिया गया अक्टूबर 1840 में, इसने रिकमेंड किया कि जो भी क्राइम और एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ है, जो इंडियन रूल्स हैं, पहले क्या था कि इंडियन नॉर्म्स किससे गवर्न होते थे, निजामत कोर्ट होती थी या फिर जो राजा रजवाड़े और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में चल रहा होता था उनसे गवर्न होता था। तो एक पहली बार जो है तो नीड फील की गई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उनका कोडिफिकेशन हो। तो हम देखते हैं कि इंडियन पीनल कोड आया 1860 में, उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट आया, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आया 1872 में। तो इस तरह से कोडिफिकेशन हुआ। बस इस कमिटी ने रिकमेंड ये भी किया कि ऑल्दो हम इनको कोडिफाई कर रहे हैं लेकिन पर्सनल लॉज के साथ इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उनको कोडिफिकेशन के एम्बिट से बाहर रखना चाहिए, जो जैसे ट्रेडिशनली गवर्न हो रहे हैं वैसे होते रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति होती है, जिसके पीछे एक रीजन होता है रिलीजियस इंटरफेरेंस भी, ब्रिटिशर्स का रिलीजियस इंटरफेरेंस। वो कैसे होता है, तो देखिए जैसे 1828 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया, एबोलिशन ऑफ सती। उसके बाद जो हमारा 1853 का चार्टर एक्ट आया था जिसमें विडो रीमैरिज, ठीक है, तो क्या था, ये माना जा रहा था जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस जो लोग थे, उनका मानना था कि उनके ब्रिटिशर सब क्या कर रहे हैं, उनके धार्मिक अधिकारों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो उनका ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसके साथ वो सांस्कृतिक विरासत है, ट्रेडिशन है, उस पर वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इसी में था कि जो रूरल्स थे उनको गोद लेने का अधिकार खत्म कर दिया गया था। उनके जो, अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उनकी रिकॉग्निशन खत्म कर दी गई और उनको राज्य जो होता था उनका उसको हड़प लेते थे, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प नीति भी कहते हैं। तो इसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो 1857 के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में और रिजीम चेंज हुआ, तो क्वीन ने, जो क्वीन थी इंग्लैंड की महारानी, उन्होंने क्वींस प्रोक्लेमेशन 1859 में कहा कि वो अब से किसी भी तरह का, पूरी तरह से रिलीजियस मैटर में फ्रीडम होगी इंडियंस को, और उनकी तरफ से अर्थात जो ब्रिटिशर्स हैं वो एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस की प्रैक्टिस अपनाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है तो उसने क्या किया कि सारे जो क्रिमिनल लॉज थे उनको तो कोडिफाई किया लेकिन पर्सनल लॉज को एज इट इज छोड़ दिया बिना किसी तरह से टेम्पर किए हुए उसके बाद, ताकि एक सोसाइटी में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के साथ वो काम कर सके। अब आते हैं जब आजादी के बाद की स्थिति क्या रही, कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उस समय में नेहरू और अंबेडकर चाहते थे कि यूसीसी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन क्या था कि चूंकि तुरंत उन्होंने पार्टीशन का जो एक सेटबैक था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लीडर्स के लिए कि रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन, तो अगर उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे बढ़ाया जाता तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता कि जो माइनॉरिटीज थे, माइनॉरिटीज इन द सेंस कि जो मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे, जो सिख थे, तो उनके दिमाग में ये आता कि जो मेजोरिटेरियन रिलीजन है वो उनपे अपनी जो रेगुलेशन है उनको थोपने की कोशिश कर रहा है। तो देयर इज अनदर चांस ऑफ पार्टीशन और रिवोल्ट, तो उसको कटल करने के लिए यूसीसी को छोड़ दिया गया। बट जो हिंदू रिलीजन था, हिंदू रिलीजन के अंदर हिंदू कोड बिल लाया गया, जिसमें पहली बार तलाक को क्या किया गया, कानूनी अधिकार दी गई व्यक्ति को, क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक नाम की चीज नहीं होती थी। माना जाता था कि जो शादी का संबंध है वो 7 जन्मों का है, तो एक बार जुड़ गए तो अलग होने का रिवाज नहीं था। तो यहाँ पे क्या है कि तलाक को लीगलाइज किया गया। दूसरी बात क्या हुई
कि जो पॉलीगेमी थी, बहुपत्नी प्रथा थी, उसको समाप्त किया गया। और तीसरा, बेटियों को भी जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो दिए गए। ठीक है, ऑल्दो दैट इज अ मैटर ऑफ कि वहां पे जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं थे, वहां पे क्या थे, मेंटेनेंस के राइट दिए जा रहे थे। तो इसको लेकर के उस समय कुल 5 एक्ट लाए गए। पहला था हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट, तीसरा माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, चौथा एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और पांचवा था स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के पीछे का उद्देश्य था कि जैसे मानिए कि हिंदू की हिंदू से शादी, मुस्लिम की मुस्लिम से शादी हो, तब तो वो पर्सनल लॉ से गवर्न हो रहे थे। हिंदू की हिंदू से शादी होती है तो हिंदू मैरिज एक्ट से। लेकिन अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम से शादी करना चाहता है तो उनके लिए ये था स्पेशल मैरिज एक्ट, जो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा था। ठीक है, ये आया। चूंकि अब ऊपर हमने बात की कि हम इसको डिवाइड करते हैं दो पीरियड में, आजादी के बाद को। पहला पीरियड हो जाता है 1947 से 1855, सॉरी 1985 तक का, और दूसरा 1985। अब 85 को क्यों लेते हैं, तो यहां पे एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, शाहबानो केस। ठीक है, तो देखते हैं कि 1855 में क्या हुआ। शाहबानो एक 73 साल की महिला थी जिनको उनके पति ने ट्रिपल तलाक के थ्रू डिवोर्स दे दिया था और मेंटेनेंस देने से भी मना कर दिया था। अब इस्लाम में क्या होता है कि जब इस्लाम में मैरिज जो है वो 7 जन्मों का बंधन नहीं है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि लिखा होता है कि हम जो है तो शादी कर रहे हैं, अगर तलाक हुआ या फिर किसी तरह से छोड़ते हैं, ठीक है, तलाक के किसी भी फॉर्म में, तो जो अमाउंट, ठीक है, डिसाइडेड होता है उतना अमाउंट दिया जाता है फॉर द मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड होता है कि चांद की 3 तारीख तक, अर्थात जो 3 मंथ का पीरियड होता है उसको इद्दत पीरियड कहा जाता है तलाक के बाद का। तो उस पीरियड में अगर जो है मतलब तलाक के बाद मेंटेनेंस के लिए इतना टाइम दिया जाता है, उसके मेंटेनेंस की बात होती है। ठीक है, तो अब शाहबानो के पास कोई चारा नहीं बचा क्योंकि उनको मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा था। अब 73 साल की महिला करे भी तो क्या करे, तो उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने शाहबानो के फेवर में वर्डिक्ट की, शाहबानो के फेवर में कि उनको मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। तो उनके हस्बैंड, चूंकि वो रिलीजियसली मतलब मान रहे थे कि मुझे तो इतने के लिए ही मैं एप्लीकेबल था कि जो इद्दत पीरियड के लिए देना था वो दे दिया, तो उसके बाद कोई मेंटेनेंस देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्सनल लॉज थे उनको इग्नोर नहीं किया, पर्सनल लॉज को बिना छेड़े हुए कहा कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है, ठीक है, 2 कोड हैं, एक है सिविल प्रोसीजर कोड जिसमें सिविल मामले को कैसे डिसाइड किया जाएगा, और दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कोर्ट कंसीडर करता है। तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन है 125 जो बात करता है मेंटेनेंस की, किसकी किसकी, वाइफ की, चिल्ड्रन की, पेरेंट की, और ये जो है ना इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सारे सिटीजन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसी को कंसीडर करते हुए यहां पे दिया कि आपको मेंटेनेंस देना होगा। ठीक है, तो साहबाने को मेंटेनेंस की बात दी गई। लेकिन क्या हुआ इसी समय कि जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे उनको लगा कि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पे एनक्रोचमेंट है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। इससे पहले एक इंसिडेंट यहां पे ये भी आता है कि एक आरिफ मोहम्मद जो कि अभी केरला के गवर्नर हैं, ठीक है, तो उस समय वो राजीव गांधी की कैबिनेट में मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पे बहुत ही बेहतर स्पीच दी थी पार्लियामेंट में कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी तरह से न कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है ना ही इस्लामिक लॉज को वायलेट करता है।
ठीक है। लेकिन चूंकि उस समय इमेंस प्रोटेस्ट हुआ मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक कानून पार्लियामेंट से पास किया, जिसकी वजह से आरिफ मोहम्मद ने पार्लियामेंट से मिनिस्टर के पोस्ट से इस्तीफा भी दे दिया था। वो कानून क्या था? द मुस्लिम वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। और इस एक्ट की खास बात क्या थी कि इसमें क्या किया गया कि जो जिस सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों को मेंटेनेंस ग्रांट की थी, उसको क्या किया? इनएप्लीकेबल बना कर दिया। इनएप्लीकेबल का मतलब कि अब ये कंसीडर नहीं किया जाएगा जब केसेस होंगे मुस्लिम वुमेन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो इसका रिएक्शन हुआ, इसका रिएक्शन हम देख सकते हैं कि जब 2001 में डेनियल लतीफी केस आया, तो डेनियल लतीफी ने इस एक्ट को चैलेंज किया, जो राजीव गांधी के द्वारा एक्ट बनाया गया था। उस एक्ट को चैलेंज किया, कहा कि ये आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट करता है। 14 और 15 क्या बात करता है? 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को भी वायलेट करता है। कैसे? क्योंकि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार जो है वो भी आर्टिकल 21 देता है। तो अब जिस महिला को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे सरवाइव करेगी एक डिग्निटी के साथ? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो एक्ट को तो वैलिड माना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और उसने क्या किया कि 125 जो था सीआरपीसी का, उसको इस एक्ट के साथ हार्मोनियस रिलेशन में कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, हार्मोनाइज कर दिया गया। हार्मोनाइज करने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है 125 ऑफ सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ दिया जाएगा इद्दत पीरियड के लिए वो अमाउंट सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब कि अमाउंट इतना होना चाहिए कि इद्दत पीरियड के साथ साथ फ्यूचर में जब तक कि महिला की शादी नहीं हो जाती, अगर मानिए कि किसी की यंग एज में डिवोर्स होती है तो वो दोबारा बाद में शादी कर सकते हैं, तो या तो जब तक शादी नहीं हो जाती, रीमैरिज नहीं हो जाता, या फिर तब तक जब तक कि वो हैं तब तक के लिए वो सरवाइव कर सके। ठीक है, तो इस यहाँ पे हार्मोनाइज कर दिया गया सेक्शन 125 को, इसके जो वुमेन प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया था 1986 का, उसके साथ हार्मोनाइज कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 2003 में एक केस आता है, जॉन बेलमेथन केस 2003। इस केस में जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट लाया गया था, ये नॉन हिंदूज पे एप्लीकेबल होता है सक्सेशन के लिए। जैसे हिंदू के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है, तो बाकी जो हिंदू को छोड़ के नॉन हिंदू है उन सब के लिए था इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो इस एक्ट के सेक्शन 118 को चैलेंज किया, क्या कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है क्रिश्चियंस के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियंस क्या होते थे कि अपनी प्रॉपर्टी में जब वो विल करते थे तो अपनी प्रॉपर्टी वो ट्रस्ट को या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट को या फिर जो उनके चर्च होते थे उनको वो डोनेट करते थे। ठीक है, तो ये इस चीज को प्रोहिबिट कर रहा था और लिमिट कर रहा था, प्रोहिबिट तो नहीं लिमिट कर रहा था। तो कहा कि ये जो कंडीशन अप्लाई किया जा रहा है ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। हम बात क्या करें कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन जो है अनरीजनेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए फाइनली स्टक डाउन कर दिया। तब आते हैं जो रिसेंट केस है जिसने क्रिमिनलाइज कर दिया ट्रिपल तलाक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते। ठीक है, ये केस है सायरा बानो केस जो 2017 का है। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जिसको ट्रिपल तलाक केस भी कहते हैं। इस केस में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कहा गया कि ये महिला, जो मुस्लिम महिला है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन के नाम पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि फिर से यूसीसी को बनाने के लिए पार्लियामेंट को रिकमेंड किया गया। उसके बाद जो नई सरकार है उन्होंने कानून भी बनाया
और कानून बना करके क्या किया कि जो ट्रिपल तलाक है उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस। और क्रिमिनल ऑफेंस ही नहीं, इससे क्या है कि 3 ईयर का जेल टर्म भी है कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है अपनी पत्नी को, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, 3 साल का जेल हो सकता है। ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। अब देखते हैं कि ट्रिपल तलाक को लेकर के या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि यूसीसी लाया जाए। तो एक तो पहली बात कि आर्टिकल 44 कहता है कि बनाना है, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए कुछ प्रोविजन भी देगा। तो प्रोविजन कहां से आएंगे। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन उठता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन है उसका वायलेशन होगा, उसको वायलेट करेगा। तो इसके लिए हमें कुछ सेक्शंस को देखने, कुछ आर्टिकल्स को देखने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 37, जो हमने कल बात की थी डीपीएसपी के क्लास। 37 क्या कहता है कि वो कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑल्दो नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ एनी नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, ये किसी अदालत के द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, लेकिन गवर्नेंस के लिए ये मौलिक है। इसको, इसके प्रिंसिपल्स को अपने गवर्नेंस पॉलिसीज को फ्रेम करते समय इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू यूज, ये राज्य की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो इसको माने, इनको अवॉइड करें और इसके अकॉर्डिंग ही वो पॉलिसीज लेके हैं। दूसरा जो आर्टिकल 15 है वो कहता है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, किसमें, रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो जब डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है तो क्यों वन साइडेड होना चाहिए लॉ, क्योंकि जो भी पर्सनल लॉज है मोस्टली क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से वन साइडेड है, टिल्टेड है किसकी तरफ, मेल की तरफ। तो जो ट्रिपल तलाक में भी एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है, फीमेल का। दैट्स व्हाई इट इज पेव्ड द वे फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट आर्टिकल 25 आपको क्या कहता है कि जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है और फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट अपना रिलीजन, जो आपका धर्म है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और आपके जो कंसाइंस है, आपका जो अंतर्मन कहता है, आप उसको मान सकते हैं अपने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है स्टेट पे। और रिस्ट्रिक्शन क्या क्या हो सकता है, मोरालिटी, नैतिकता, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के नाम पे। ठीक है, अब देखिए मोरालिटी, नैतिकता के नाम पे कैसे, जो मेन ट्रिपल तलाक को लेकर के जो अपोजिशन है, ट्रिपल तलाक में क्या होता है कि अगर किसी महिला को 3 बार तलाक 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 कह दिया गया, ठीक है, तो तलाक हो गया। अगर उनको दोबारा उसी व्यक्ति से शादी करनी है, या मानिए कि पति ही चाहता है कि वो उनसे दोबारा विवाह करे, तो उनको सबसे पहले तो एक इद्दत पीरियड जो 3 महीने का होता है, उसके बाद उनको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करनी जरूरी है। शादी करेंगी, शादी करने के बाद उसके साथ संबंध होना चाहिए, फिर वो तलाक देगा, तब फिर 3 महीने का पीरियड, वो मतलब इद्दत पीरियड उनको सबसिस्ट करना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा, तब वो दोबारा अपने पति से शादी कर सकते हैं। गुस्सा किसका था, मेल का, उसने 3 बार तलाक करके तलाक दिया था, लेकिन जो पूरे टर्म्स हैं वो किसके लिए हैं, महिलाओं के लिए। तो इट इज वायलेटिव ऑफ वुमेन्स राइट और फंडामेंटल राइट, जो मुस्लिम वुमेन के हैं उनके राइट के इक्वालिटी को वायलेट करता है। ठीक है, तो जो पब्लिक मोरालिटी है उसके बेसिस पे इसको बनाया जा सकता है। दूसरा जो आर्टिकल 25 क्लॉज B2 है वो कहता है कि स्टेट जो है सेकुलर एक्टिविटीज, जो धार्मिक जो सेकुलर एक्टिविटीज हैं उनको, रिलीजन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, इसके लिए सोशल वेल, सामाजिक कल्याण और रिफॉर्म्स के लिए। तो जब स्टेट रेगुलेट कर सकता है इसका मतलब स्टेट आगे बढ़ा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली यूसीसी के रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। अब आते हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
तो हम देखते हैं कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक एग्जाम्पल मिलता है इंडिया में। कैसे है? तो पहले जो गोवा पहले पुर्तगाल के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके अधीन था। उसके बाद में भारत का हिस्सा बना, तो वहां पे एक पुर्तगीज सिविल कोड था जो कि अब क्या है, गोवा सिविल कोड। लेकिन ये जो एक्ट था ये इवन लिबरेशन हो गया, गोवा भारत का हिस्सा बन गया, तब भी वहां अप्लीकेबल है। इसके कुछ फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला फीचर है कि इक्वल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। किसके किसके बीच में? बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड बिटवीन चिल्ड्रन इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, अर्थात कि पति पत्नी और जो बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसके, सब में बराबर डिवीजन होता है, पहली बात। दूसरा, जो बर्थ है, कोई बच्चा पैदा होता है या फिर किसी की शादी होती है या मृत्यु होती है, तो कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। तीसरा, कि अगर कोई मुस्लिम गोवा में अपनी मैरिज रजिस्टर कराता है, वहां शादी करके वहां पे रजिस्टर कराता है, तो वो पॉलीगेमी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ना ही ट्रिपल तलाक को यूज कर सकता है, ठीक है। पॉलीगेमी प्रैक्टिस करने का मतलब है कि इस्लाम में एक साथ 4 पत्नी रखने का मतलब तक अलाउड है, ठीक है। तो 4 पत्नियां रख सकते हैं आप एक साथ। लेकिन गोवा के केस में क्या है कि वहां पे जो गोवा सिविल कोड है वो प्रोहिबिट करता है कि मुस्लिम जो अगर गोवा में रजिस्टर करते हैं मैरिज, तो वो पॉलीगेमी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ना ही ट्रिपल तलाक से तलाक दे सकते हैं। और दूसरी बात, जो कभी भी वहां पे जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर की जाएगी और उसका जो ओनरशिप होगा, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज, अगर शादी के दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उसकी ओनरशिप कपल की होगी, ना कि हस्बैंड या वाइफ की, दोनों के कंबाइंड ओनरशिप होगी, ठीक। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूज्ड इन गोवा। इसमें एक और है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2014 में लाया गया, उसमें भी एक प्रोविजन था एडॉप्शन को लेकर के, तो वो भी एक स्टेप माना जाता है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक स्टेप है। कैसे? तो उसमें क्या है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कोई भी किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, इवन मुस्लिम्स कैन अडॉप्ट चिल्ड्रन, जो कि प्रोहिबिटेड है कहां? उनके पर्सनल लॉ में, ठीक है। तो इस तरह से चूंकि पर्सनल लॉ के साथ इंक्रोचमेंट है, अलाउ करता है कि एडॉप्शन में मुस्लिम भी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से एक स्टेप हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कुछ फेवर में आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेवर में क्या है आर्ग्यूमेंट। तो इट विल इंटीग्रेट इंडिया। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि अब एक कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे भाषा, ठीक है। अर्थात कि जैसे ही हम एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो टेस्ट ऑफ वाटर एज वेल एज द लैंग्वेज बोथ गेट चेंज। तो जब इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है तो चीजें चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां की कल्चरल प्रैक्टिसेस, वहां का फूड हैबिट, रिलीजन, देखते हैं कि हमारे यहाँ 3 तो मेजर रिलीजन है जो इंडिया में ही जन्म हुए थे इनके, जिनमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, सिखिज्म। उसके बाद ये 4 रिलीजन इंडियन है, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिज्म हो गया, पारसी हैं। तो ये सब रिलीजन जो है एक साथ इंडिया में रहते हैं। तो जब इनके प्रैक्टिसेस भी सिमिलर होंगे तो क्या होगा कि एक दूसरे के साथ और ज्यादा घुल मिलेंगे, जो अभी क्या है, डिस्टिंक्ट है। दूसरा, इससे एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन, सबसे बड़ा हर्डल डेवलपमेंट में क्या होता है? रिलीजियस पर्सपेक्टिव, क्योंकि जहां भी देखते हैं कि कई बार कुछ बेहतर होने वाला होता है, कुछ बदलाव आने वाला होता है, तो कुछ रिलीजन के नाम पे उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा कि एक प्रोग्रेसिव नेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स का मतलब है कि जो राजनीति करने के लिए लोग क्या करते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम इश्यूज की बात करते हैं, हिंदू हिंदू इश्यूज की बात करते हैं, हिंदू में क्या दलित दलित इश्यूज की बात करते हैं, तो कोई भी सबको एक साथ नहीं आने देता है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और सब एक साथ आएंगे,
तो कोई किसी को बरगला नहीं पाएगा। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो क्या होगा, कम होगा। दूसरा, इससे महिलाओं को उचित अधिकार मिलेंगे। जैसे हिंदू के केस में अगर देखा जाए तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1955 का था, उस एक्ट के बाद क्या हुआ कि अभी 2005 में अमेंडमेंट हुए थे जिसमें महिलाओं को भी सारे राइट्स दिए गए एक लड़के के बराबर। तो जब यहाँ पे राइट्स दिए गए तो वो क्या है कि अब वो इक्वल आ गए। तो सिमिलरली हर यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा कि सबके लिए अधिकार होंगे। और इससे क्या होगा, जो सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ स्टेट की हम बात करते हैं, तो रियल सेंस में सेकुलरिज्म आएगा कि स्टेट के लिए सबके कानून एक जैसे होंगे। और जो आर्टिकल 25 और 26 है वो ईसीसी के अगेंस्ट नहीं है, वो आपके राइट्स को अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है विद सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो कहा दिया गया है उसी के 25 क्लॉज 2 में। और अभी देखिए कितना हर रिलीजन के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज है, तो जुडिशियल जो सिस्टम है उसके फंक्शनिंग में दिक्कत आती है, बर्डनिंग ऑफ केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो एक तरह के कानून होंगे, तो सिर्फ उस कानून के बेसिस पे क्या होगा कि फैसले हो पाएंगे, चीजें स्मूथ फंक्शनिंग हो जाएगी, तो जुडिशियल बर्डन भी कम होगा। इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं इसको लाने की, तो जो लोग लाना चाहते हैं वो कहते हैं कि जो लोग अपोज कर रहे हैं एक्चुअली यूसीसी को समझ ही नहीं रहे, मिस इन्फॉर्मेशन है। मिस इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि उनको जो यूसीसी के बारे में बताया जाता है, इनको कहा जाएगा कि उनके धर्म को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, उनकी प्रैक्टिस को। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मानिए कि शादी आप करेंगे, कैसे करेंगे, जो आपके ट्रेडिशन, ठीक है, उसी ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ। जैसे हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि सप्तपदी से शादी की जाएगी तभी वो वैलिड होगा, अनलेस कुछ कस्टम प्रैक्टिस हो ऐसा जो कि सदियों से चला आ रहा हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो आपके ट्रेडिशनल तरीके हैं उसी से आप शादी करेंगे। शादी का रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा मतलब लीगली शादी जो है सो वैलिड है। फिर तलाक होगा तो वो भी कानून के तरीके से होगा। तो ये जो एक मतलब वन साइडेड अप्रोच होगा वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, राजनीतिक दल भी नहीं चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। क्यों? क्योंकि ये वाला क्या होगा, कंट्ररी है उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ। अब मानिए कि जब यूसीसी आ जाएगा तो जो अभी धर्म के नाम पर बरगलाने की जो साजिश चलती है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उनका जो बेनिफिट मिलता है उनको वो क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, जो डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन है इंडिया में और क्या है उसको खत्म कर रहा है, ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। प्रॉब्लम ये है, तो रिलीजन तो अपना ही है, सबको प्रैक्टिस अपना ही है। यहाँ पे बात तो सिर्फ सिविल राइट की हो रही है। ये कहा जा रहा है कि आप जो है तो अपने मतलब अगर जो है तो कोई पूजा करता है, कोई नमाज अदा करता है, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, तो वो वहां नहीं जा सकता। वो बिल्कुल वहां जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे केवल शादी, तलाक, उसके बाद इनहेरिटेंस, उसको रेगुलेट करने की बात चल रही है। तो इससे रिलीजन का बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इंडिविजुअल राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोमिनेंस दिया जाना चाहिए रेदर देन कस्टमरी राइट्स के। अगर वो वायलेटिव है किसी तरह से तो यहाँ पे तो वही हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे क्या होगा, आगे कोशिश करनी चाहिए सभी सरकारों को कि वो धीरे धीरे ग्रेडेड मैनर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़े। जो युवा हैं, जो यूथ है, उनको क्या करना चाहिए, इसमें अपनी पहल दिखानी चाहिए कि सही बात है, जहां राइट्स की बात है तो हम दोनों के राइट्स को कंसीडर करेंगे। इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को इक्वल राइट मिलने चाहिए। मैरिज में चूंकि दोनों का सम्मत, दो मिलेंगे तभी तो मैरिज होगा, तो जब दो मिलेंगे तो मैरिज होगा, तो एक का डोमिनेंस क्यों, व्हाई नॉट बोथ, ठीक है। तो इस तरह से आगे आकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक बार जस्टिस कृष्णन अय्यर का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं।
इसका पर्पस ये नहीं है कि जो मेजोरिटी है उनका जो नॉर्म्स है उसको सब पे थोप दिया जाए, माइनॉरिटीज के ऊपर थोप दिया जाए, बल्कि इसका पर्पस ये है कि जितने भी लोग हैं, हर रिलीजन का जो बेस्ट प्रैक्टिस हो, जो कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता हो, उन सबको एक साथ ला करके और तब उनका कोडिफिकेशन किया जाए। इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाएगा और क्या होगा, कानून भी बन जाएगा, और एक तरह से जो सिमिलरिटी, समता की बात हम करते हैं, समता का भाव भी जागृत होगा लोगों में। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. Thank you so much. Thanks for watching. If you have any problem, you can ask me in comment. Thank you so much.